हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सोनोली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज का लेक्चर क्या होने वाला है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से समझ के ख़त्म किया था ऑसिफिकेशन, ऑस्टियोजेनेसिस और ऑसिफिकेशंस के जो भी मेथड्स थे, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन और इंट्रा कार्टिलेजिनस और इंडोकंड्रल ऑसिफिकेशन। तो उसमें मेथड में हम लोगों ने लास्ट में ख़त्म किया था इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन और इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन को हम लोगों ने छोड़ दिया था। उसको आज कवर करेंगे। आज देखेंगे कि इंट्रा कार्टिलेजिनस और इंडोकंड्रल ऑसिफिकेशन क्या होता है। तो इस चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे कि इंडोकंड्रल ऑसिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी चीज़ पढ़े थे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आज इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन जो दूसरा पार्ट था इसका, वो चीज़ देखते हैं। इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन क्या है? इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन और इसी को बोला जाता है, इसमें लिख देते हैं इंडोकंड्रल ऑसिफिकेशन भी इसी को बोला जाता है, इंडोकंड्रल ऑसिफिकेशन। ठीक है, इंडोकंड्रल ऑसिफिकेशन। देखो पिछले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स पढ़ लिए थे और अभी भी डिटेल्स पढ़ेंगे। बट अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है कि बोन फॉर्मेशन क्या है, अगर वो 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, ठीक है, तो इन सभी का डेफिनीशन लिखना है आप लोगों को। जैसे ऑस्टियोजेनेसिस का हमने लिखा था कि जो बोन का फॉर्मेशन होता है, अगर रिप्लेस किया जाता है फाइब्रस मेम्ब्रेन को, इन सारी चीज़ों को जैसे लिखे थे वो डेफिनेशन लिखना है, उसका एग्जांपल लिखना है, फिर उसका स्टेजेस को लिख देना है, ऑसिफिकेशन एंड कैल्सिफिकेशन ये लिखना है। ऑसिफिकेशन का डेफिनेशन दे देना, कैल्सिफिकेशन का डेफिनेशन दे देना है। उसके बाद से जो मेथड था ऑसिफिकेशन का उसको लिख देना, इंट्रा मेम्ब्रेनस एंड इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। इसको जब बनाना तो इंट्रा मेम्ब्रेनस और इंट्रा जो कार्टिलेजिनस है सिर्फ इसका डेफिनेशन दे देना। फिगर अगर ना बन पाए तो छोड़ देना। अगर जो लोग अच्छे समझ गए हैं, जिन लोगों के लिए वो सारी चीज़ें इजी है, बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, ठीक है ना, उतना काफ़ी है। अगर 2 नंबर 5 नंबर का इस तरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है और ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं उठाता है, बहुत कम ही क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बहुत कम चांस रहता है बोन फॉर्मेशन से क्वेश्चन आने का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं लेकिन सब्जेक्टिव का चांस कम रहता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हम सब ऑब्जेक्टिव को लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ भी बनने वाले थे वहाँ पे बना के दिखाया और आप लोगों को सारी चीज़ें समझाया। उस तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। इसमें क्या हो जाता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, इट इज़ द प्रोसेस विच, इट इज़ द प्रोसेस विच क्या करता है, रिप्लेस करता है, विच replaces pre-existing cartilage model by bone। यानी कहना है कि यह एक प्रोसेस है जो क्या करता है, रिप्लेस करता है किसको, प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज मॉडल को। ये सब साथ में पढ़ना है, प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज मॉडल बाय बोन, बोन के द्वारा प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज मॉडल को रिप्लेस करता है, ठीक है ना। जो बोन है इसको बनाया जाता है, प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज मॉडल को हटा दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है और उसके द्वारा बोन को बनाया जाता है।
प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज मॉडल का मतलब ये है, यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है यानी कि सैंपल है, यानी कि कार्टिलेज टाइप का कार्टिलेज जैसा दिखने वाला वहाँ पे कोई चीज़ रहता है उसको कार्टिलेज मॉडल बोल दिया गया है, ठीक है ना। कार्टिलेज जैसा जो फ्यूचर में बोन के शेप जैसा होता है, जिस बोन को बनाना है उस शेप में वो कार्टिलेज मॉडल रहता है। तो ये पहले से ही रहता है प्री एग्जिस्टिंग। बच्चा में जो बच्चा होता है जब वो 6 से 8 वीक्स का होता है, 6 से 8 वीक्स का, उस समय तो उसमें ऑस्टियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। 8 वीक्स के समय में ऑस्टियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें उस समय जो कार्टिलेज होता है बहुत ही छोटा छोटा होता है, लेकिन वो उसका जो शेप होता है, उसका जो आकार बनावट जो होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसको आगे चल के बोन बनाना है। तो ये सारी चीज़ें, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि जो भी लॉन्ग बोन है, ठीक है, लॉन्ग बोन जितने हैं ये सब इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन के द्वारा बोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बोन बन रहा है। हम लोगों को किस टाइप का बोन बनाना है, जो स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में, जो बोन, ये जो बोन हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में, इसी तरह का बोन हम लोग अभी बनाएंगे और इस बोन्स का पार्ट भी हम लोग देखेंगे, एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं, जैसे देखो ये क्या है, मेसेनकाइमल सेल है, यहाँ भी मेसेनकाइमल सेल है, वहाँ भी मेसेनकाइमल सेल था, ऐसे ये मेसेनकाइमल सेल से ऐसा ही रहता है, ठीक है ना, बच्चा के शरीर में, ठीक है। अगर उसको थाई बोन बनाना है, फीमर बोन बनाना है, तो वहीं पे इस तरह से सेल्स अरेंज रहता है, ठीक है ना। मेसेनकाइमल सेल्स होता है, मेसेनकाइमल सेल्स रहेगा, ठीक है। जब बच्चा चूहे की तरह रहता है पेट में, एकदम चूहा के बच्चा की तरह एकदम से, मतलब समझ रहे हो ना, उस तरह से जब रहता है उस समय, अगर ये मान लो थाई बोन बनाना है, इसको फीमर बोन बनाना है, तो जहाँ पे फीमर रहता है वहाँ पे ये इस तरह से रहेगा मेसेनकाइमल सेल्स। और ये जो मेसेनकाइमल सेल्स है ये क्या होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सेल्स है, ये साइड के सेल्स बीच में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तुम लोग बस इसका सिर्फ डेफिनेशन दे देना, अगर जिसको समझना है वो यहाँ से अच्छे से समझो, ठीक है ना, चीज़ों को, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट हम पढ़ा दे रहे हैं समझने के लिए, ताकि सभी कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो ये जो मेसेनकाइमल सेल्स है, ये क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल्स कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट में। कॉन्ड्रोब्लास्ट एक बोन फॉर्मिंग सेल्स होता है, यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है। ये जो इस साइड में जो सराउंडिंग में जो सेल्स रहता है इसके साइड में, यही क्या होता है कि इधर आने लगता है, ठीक है ना, ऐसे खसक खसक के आ जाता है और एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो सेल्स होता है ये होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्योंकि ये कार्टिलेज बनाने वाला है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल होता है वो कार्टिलेज का सेल होता है। ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पड़े थे, वो बोन का सेल था, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट बोन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोन नहीं बनेगा, यहाँ पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट बनेगा उसके बाद बोन बनेगा। अब क्या होता है कि यहाँ से ये कॉन्ड्रोब्लास्ट बना, इसके बाद से ये एक हाइलिन कार्टिलेज बनाता है, ठीक है ना। हाइलिन कार्टिलेज, ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट अपने चारों तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है, यानी कि सेल के बाहर का जो स्पेस है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट उसमें कुछ अपना छिड़काव करता है, मटेरियल बाहर निकालता है। जैसे वहाँ ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियॉइड निकाल रहा था, वैसे ही कॉन्ड्रोब्लास्ट कुछ कुछ मटेरियल निकालता है ग्लू वलू सटाने के लिए, ठीक है ना। दिखा देते हैं, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है, ध्यान से देखो, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है। ये क्या करता है कि इसी में अपने चारों तरफ कुछ कुछ मटेरियल का छिड़काव करता है इस तरह से। अब ये छिड़काव कर दिया, अब ये बन गया क्या, कार्टिलेज। यही हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, इसे ये हाइलिन कार्टिलेज होता है इस तरह से, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज हो गया, ये हाइलिन कार्टिलेज। इसके चारों तरफ सेल है, अभी भी ऐसे सेल्स रहते हैं। कौन सेल्स है, मेसेनकाइमल सेल्स है, ये मेसेनकाइमल सेल्स है। अब ये हाइलिन जो कार्टिलेज है ये क्या करता है, हाइलिन कार्टिलेज
ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सेल्स है मेसेनकाइमल सेल्स, ये जो देख रहे हो साइड साइड में, ये आ करके यहाँ पे ऐसे लेयर बना लेता है, ठीक है ना। ये मेसेनकाइमल सेल्स यहाँ पे आकर लेयर बनाता है। और हाइलिन कार्टिलेज के ऊपर क्या होता है कि लेयर एक चल जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पेरिकॉन्ड्रियम बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो ऐसे लेयर बन जाती है, इसको पेरिकॉन्ड्रियम बोला जाता है। ये लेयर कौन बनाता है, मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स आकर के यहाँ पे अटैच्ड होता है और ये पेरिकॉन्ड्रियम बनाता है, ठीक है ना। पेरिकॉन्ड्रियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोला जाता है, इस लेयर को बोला जाता है, जो चारों तरफ से लेयर बनाता है, इसको पेरिकॉन्ड्रियम बोला जाता है। पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, एक लेयर है किसका, कार्टिलेज का, ठीक है ना। यहाँ पे लेयर ऑफ कार्टिलेज लिख देते हैं, लेयर ऑफ कार्टिलेज। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर कौन सा सेल है, ध्यान से देखो कौन सा सेल है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल अब कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ड्रोसाइट में। कॉन्ड्रोसाइट एक मैच्योर सेल होता है इसका। कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है, इसका एक मैच्योर सेल होता है। इसके ये जो हम ब्लू से जो दिखा रहे हैं, जो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट यहाँ पे सब छिड़काव किया था, मतलब समझो फैला दिया था अपना जो भी, उसी को दिखा रहे हैं ब्लू से। और जो ब्लैक में दिखाए हैं वो है कॉन्ड्रोसाइट सेल है। और इसके ऊपर एक कवरिंग तो बना हुआ है ब्लैक से, इसके ऊपर एक कवरिंग बना हुआ है ब्लैक से, ठीक है ना। ऐसे इसको पेरिकॉन्ड्रियम बोला जाता है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो सेल्स है ये कॉन्ड्रोसाइट्स, इसको बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल है, ठीक है ना। कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि एक मैच्योर सेल्स है, मैच्योर हो गया, लिख देते हैं मैच्योर सेल्स। ये कार्टिलेज का मैच्योर सेल्स होता है। अब क्या होता है इसके बाद में कि जो कॉन्ड्रोसाइट सेल है, इसमें हाइपरट्रॉफी होती है और सेल का साइज बढ़ जाता है। हाइपरट्रॉफी हो रहा है यहाँ पे। हाइपरट्रॉफी का मतलब कि सेल का साइज अगर बढ़ने लगे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइपरट्रॉफी। तो ये सेल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा होने लगता है। इससे सेल का साइज ऐसे होने लगता है। सेल का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हाइपरट्रॉफी हो गया। क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी हुआ, सेल का साइज बड़ा हो गया, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हाइपरट्रॉफी बोला जाता है। हाइपरट्रॉफी हुआ और इसके अंदर जो सेल्स है उसको क्या बोला गया, उसको क्या बोला गया, कॉन्ड्रोसाइट सेल है, ठीक है ना। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल के मतलब बीचों बीच में जो भी ये था मटेरियल था, कौन सा मटेरियल, जो ऑस्टियोब्लास्ट निकाला था, ठीक है ना, ये पहले से था। अब क्या होगा कि यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। ये जो सेल्स है इसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम था, पेरिकॉन्ड्रियम था, इसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम था। तो ये पेरिकॉन्ड्रियम था पहले से। इसके इसमें क्या होगा कि कैल्शियम का डिपोजिशन अब होगा। कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण ये सेल जो है, सेल को अब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। कैल्शियम डिपोजिट इसके चारों तरफ से, अगर मान लो कि तुम हो, तुमको कहीं से खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, अगर तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से किसी कवच से घेर दे जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाए, इस तरह से कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है और ये सेल का डेथ होने लगता है, ठीक है ना। तो इतना जो सेल्स है इसके ऊपर अभी भी वो मेसेनकाइमल ऐसे सेल्स रहता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या होता है ना कि इसका कैल्सिफिकेशन हो गया है ना, कैल्सिफिकेशन हो गया। अब कॉन्ड्रोसाइट जो है इसके अंदर मर जाता है, तो इसको लिख देते हैं कि कॉन्ड्रोसाइट जो है इसके अंदर डाई कर जाता है। इसका पहले यहाँ पे जो ये पहला ये स्टेप है, यहाँ पे लिखेंगे कैल्सिफिकेशन। यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हुआ तो कॉन्ड्रोसाइट क्या हो जाएगा, कॉन्ड्रोसाइट मर जाएगा। कॉन्ड्रोसाइट का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइड साइड में
ठीक है ना। बीच का तो सारा सेल मर गया, ठीक है। और ये जो बचा हुआ क्या है, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है। ये क्या है, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है। कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है। इसके अंदर आर्टरी ऐसे इंटर करता है, ठीक है। आर्टरी घुसता है, चारों तरफ ऐसे फैल जाता है। और इसी के साथ जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल फिर से उसमें इंटर करता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है ना। इस कैल्सिफाइड मैट्रिक्स में ऑस्टियोब्लास्ट सेल आता है, जिसको हम लोग अगर ऊपर लिखना चाहें तो ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसको मिटा देते हैं एक बार, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा ही है। इसको पढ़ के उसके बाद हम लोग एनाटॉमी ऑफ बोन देख लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ बोन उसको ज़रूर देखना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऐसे देखो, आर्टरी इसमें गया, ये कौन सा है, न्यूट्रिएंट आर्टरी है। न्यूट्रिएंट आर्टरी इसको बोला जाता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी है। इसके अंदर जो सेल था, जो कोंड्रोसाइट जो सेल था, वो डेथ हो गया। क्यों डेथ हो गया, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ और डेथ हो गया। अब क्या हुआ कि इसके अंदर से ऐसे ये जैसे ही मतलब कि आर्टरी इसके अंदर जाता है, मतलब कि ये न्यूट्रिएंट आर्टरी जैसे ही जाता है, ये स्टिमुलेट करता है कि कोंड्रोब्लास्ट जो सेल है इसके अंदर ऐसे आ जाता है। कोंड्रोब्लास्ट सेल चारों तरफ से ऐसे आता है और कोंड्रोब्लास्ट ये सेल है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो कोंड्रोब्लास्ट नहीं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, कोंड्रोब्लास्ट नहीं, सॉरी, इसको ध्यान रखना। इधर जो है ये कोंड्रोब्लास्ट है, यहाँ पे कोंड्रोब्लास्ट है, उसके बाद कोंड्रोसाइट्स हुआ। और यहाँ पे जैसे ही आर्टरी इसके अंदर घुसता है, यानी कि इस कार्टिलेज के अंदर जैसे ही आर्टरी घुसता है, तो ये स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है किसको, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, इधर वाला जो बीच में जो इतना जो पार्ट है ना, इसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, इसके बीच में ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट, इसके बीच में ऑस्टियोब्लास्ट, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, स्पेस का दिक्कत है। ऑस्टियोब्लास्ट, ये ऑस्टियोब्लास्ट हुआ। लेकिन ये जो किनारे पे जो सेल देख रहे हो, ये कोंड्रोब्लास्ट सेल है, ठीक है ना। ये कोंड्रोब्लास्ट है, कोंड्रोसाइट नहीं है, कोंड्रोब्लास्ट है। और इसके बीच में ऑस्टियोब्लास्ट है। अब ये क्या हुआ कि ऐसे है और बीच में क्या, कौन सा सेल है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये क्या करेगा, जो कैल्सिफाइड जो मैट्रिक्स है ना, कैल्सिफाइड जो मैट्रिक्स है, ये दोनों तरफ जो हम दिखा रहे हैं ब्लैक से, ये कोंड्रोब्लास्ट सेल दिखा रहे हैं, ध्यान रखना। ये कोंड्रोब्लास्ट सेल है, कौन सा सेल है, कोंड्रोब्लास्ट। और बीच में ऑस्टियोब्लास्ट, और यहाँ से आर्टरी जो है इसे घुस चुका है इसमें, ठीक है, ऐसे फैल चुका है ऐसे। अब क्या है कि ये इसके चारों तरफ ऑस्टिवाइड बनेगा। कैल्सिफाइड मैट्रिक्स में ऑस्टियोब्लास्ट ये क्या बना दिया, ऑस्टिवाइड। क्या बना दिया, ऑस्टिवाइड। देखो यहाँ पे ऑस्टिवाइड बनाया, तो इसका क्या हो गया, ऑसिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब ऑस्टिवाइड बना, ऑस्टिवाइड के बाद क्या होता है ना, जो ये ऑस्टिवाइड बनता है, ये प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आया है, इसको प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बोला जाता है। यही प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, मतलब जहाँ पे ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है उस पहला बार उसको प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, और अगर दूसरा बार ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है क्या, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है,
तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर में ऑस्टियोइड बनता है। ऑस्टियोइड अब बन गया, इसके बाद क्या होगा कि कैल्शियम का इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, ठीक है ना, कैल्शियम का डिपोजिशन होगा। अब ये जो बना है ना, क्या बना है, ऑस्टियोब्लास्ट बना है, ठीक है, ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोइड निकाला, ठीक है। अब एक यहाँ पे सेल आता है, हम एक और स्टेप आगे खींच के दिखाते हैं। एक सेल आता है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। क्या नाम है, ऑस्टियोक्लास्ट। इस सेल का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। चलो, ऑस्टियोक्लास्ट एक सेल है जो आकर के बीच में से गड्ढा बना देता है। ये बीच में जो गड्ढा देखा था, और ये जो बन जाता है, ये साइड साइड में कॉम्पैक्ट बोन बन जाता है। साइड साइड में कॉम्पैक्ट बोन बनता है, ठीक है ना। ये साइड साइड का जो है ये कॉम्पैक्ट बोन, इस साइड साइड में ये वाला जो पार्ट है ये कॉम्पैक्ट बोन बन जाता है। बीच वाला जो होता है ना यहाँ पे, तो ये स्पॉन्जी बोन होता है, स्पॉन्जी बोन रहता है, ठीक है। ये बीच में स्पॉन्जी बोन रहता है। जब इसका कैल्सिफिकेशन वगैरह हो जाता है, ऑसिफिकेशन हो जाता है, ऑस्टियोइड आता है, उसके बाद कैल्सिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये बीच में जो बनता है वो क्या रहता है, स्टार्टिंग में ये स्पॉन्जी रहता है। लेकिन जैसे ही ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल आता है, ये वाला सेल ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। देखो नाम थोड़ा बहुत मैच कर रहा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको बोला जाता है ऑस्टियोक्लास्ट, क्योंकि सबका अलग अलग काम है। ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है ना, ये फेगोसाइटिक सेल होता है। कैसा सेल होता है, फेगोसाइटिक। यानी ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करता है कि अगर हड्डी को कहीं से खाना है, यानी कि हड्डी को गलाना है, अगर मान लो ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ सट गया ना, तो इतना दूर का हड्डी खा जाएगा, ठीक है। तो वो ऑस्टियोक्लास्ट इसके बीच में आता है, इधर जाने लगता है और इधर जाने लगता है, जिधर जिधर जाएगा उधर उधर खाते हड्डी को जाएगा। तो वहाँ पे क्या करता है, इस टाइप से हड्डी के अंदर एक कैविटी बनाता है। मतलब समझो कि यहाँ पे सेल आया ऑस्टियोक्लास्ट, और यहाँ पे सेल, मतलब इसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, ये बीच में स्पॉन्ज हड्डी था पहले शुरू में स्टार्टिंग में। यहाँ पे इस स्टेज में यहाँ पे जो हड्डी बना था वो किस टाइप का था, स्पॉन्जी था। लेकिन ये जो ऑस्टियोक्लास्ट आया, इसको खा के यहाँ पे गड्ढा बना दिया। तो बीच में क्या हो जाता है, बीच में कॉम्पैक्ट बोन बच जाता है, और साइड का जो स्पॉन्जी बोन होता है उसको खा जाता है, ठीक है ना। इतना दूर खाता है, उसके बाद छोड़ देता है। अब इसके अंदर में बोन मैरो डेवलप हो जाता है, येलो बोन मैरो इसी में बनता है, ठीक है ना। इसी में ये इस टाइप से बनने को जा रहा है। ये बीच की जो है ये कैविटी है, जिसको मैरो कैविटी बोला जाता है, उसको लिख देते हैं। मैरो कैविटी हो गया। अब क्या है, इसके अंदर आर्टरी भी दिखा देते हैं ऐसे। आर्टरी ऐसे तो पूरा फैला हुआ रहता है ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्या होगा कि फिर से आर्टरी यहाँ पे इंटर करेगा। यहाँ पे आर्टरी इंटर करता है एक और दूसरा आर्टरी, जिसको एपिफाइजियल आर्टरी बोला जाता है। जब ये आर्टरी यहाँ पे इंटर करता है ना, एपिफाइजियल आर्टरी, ये तो ये वाला न्यूट्रिएंट्स आर्टरी था, लेकिन वो एपिफाइजियल आर्टरी होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटर करता है। जैसे ही इंटर करता है तो यहाँ पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन जब सेंटर डेवलप होता है, तो यहाँ जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से इनका समझो कि कैल्सिफिकेशन के कारण डेथ होता है। डेथ होने के बाद यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल आता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो हड्डी बनाता है वो सेल आता है। फिर वहाँ पे ऑसिफिकेशन होता है, ऑस्टियोइड आता है। ऑस्टियोइड के बाद कैल्सिफिकेशन होता है, और यहाँ पे स्पॉन्ज बोन बन जाता है, यानी कि ऊपर और नीचे जो बोन होता है वो स्पॉन्जी होता है।
ठीक है ना। यहाँ भी स्पॉन्जी था बट वो आकर के ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर गया, खा गया। इसको फेगोसाइटिक सेल बोला जाता है। फेगोसाइटिक मतलब कि खाने वाला सेल, फेगोसाइटिक सेल यानी कि खाने वाला सेल किसी भी चीज़ को खा सकता है। सॉरी, मतलब यहाँ तो ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को खा रहा है, लेकिन अगर फेगोसाइटिक कहीं भी लिखा रहा है तो इसका मतलब कि खाने वाला, निगलने वाला होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब एक बोन्स का फॉर्मेशन इस तरह से, यही जो कार्टिलेज है वो ऐसे बोन बना लेता है। इस तरह से बोन बन जाता है। बीच में क्या होता है, ऐसे इसके बीच में होता है कैविटी, जिसको दिखाएं यहाँ पे। ये सब स्पॉन्जी बोन होता है, ये स्पॉन्जी बोन बनता है। ठीक है ना। इधर भी स्पॉन्जी बोन हो जाता है, स्पॉन्जी बोन होता है। थोड़ा अगर इसको हम लोग अच्छे से समझे, क्योंकि इसका हम लोगों को एनाटॉमी भी पढ़नी है, यहीं पे एनाटॉमी को हम लिखवा देते हैं बोन्स का। ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा हड्डी बन गया। ठीक है। इसके अंदर एक मैरो कैविटी होता है, जिसके बारे में हम लोग लिख दिया, समझा दिए। ये सब जो है स्पॉन्जी बोन होता है। इसे यहाँ तक स्पॉन्जी बोन होता है, ये पूरा स्पॉन्जी बोन है। ठीक है। इसके ऊपर कार्टिलेज रहता ही है, कार्टिलेज हटता नहीं है। इसको आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज बोला जाता है। ठीक है ना। मतलब ये सरफेस जो है ये दूसरे किसी बोन से जुड़ने वाला है, इसीलिए यहाँ पे कार्टिलेज रहता है। अगर हड्डी रहता तो वो टूट फूट जाता, बोन रहता तो वो टूट जाता, इसीलिए कार्टिलेज रखा जाता है ताकि टूटे नहीं। ऊपर में भी कार्टिलेज रहता है। ये कार्टिलेज जो हाइलिन कार्टिलेज है ना, इसके ऊपर में ये वाला जो पार्ट बचा है ये हमेशा वैसे ही कार्टिलेज के कार्टिलेज ही रह जाता है, बाकी ये सब जो है बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसी चीज़ को हम लोग अगर समझने के लिए, अगर इसके एनाटॉमी को समझे, तो ये जो ऊपर वाला इसका जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है क्या, प्रॉक्सिमल इपिफाइसिस। एनाटॉमी है इसका प्रॉक्सिमल इपिफाइसिस। और इसके जस्ट नीचे जो होता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक ग्रोथ प्लेट होता है। क्या होता है, ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट होता है। ये जो ग्रोथ प्लेट होता है ये 21 से 22 ईयर्स का जब बच्चा हो जाता है, मतलब कि 21 से 22 साल का उम्र जब हो जाता है, तो ये ग्रोथ प्लेट जो है ये ग्रोथ करना बंद हो जाता है, यानी कि तब तक ये कार्टिलेज का रहता है। उसके बाद से ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है वहाँ से, और वो पूरी तरह से बोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद से जैसे लोग, अगर जैसे जो लोग भी दवा खाते हैं हाइट को ग्रो करने के लिए, वो भी 21 या 22 के बाद, तो वो दवा खाने से उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ग्रोथ प्लेट ख़त्म हो चुका है, हड्डी बढ़ने की बहुत कम संभावना है, अब होगा ही नहीं। इसी को ग्रोथ प्लेट बोला जाता है। और ये वाला जो बीच का जो पार्ट है इसको डायाफाइसिस बोला जाता है। जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको डायाफाइसिस बोला जाता है। और ये जो ग्रोथ प्लेट है इसको इपिफाइजियल प्लेट भी बोला जाता है। और यहाँ का जो इतना बीच वाला पार्ट है इसको डायाफाइसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायाफाइसिस।
ये हो गया डायाफाइसिस। और नीचे में भी ये जो पूरा इतना पार्ट होता है इसको बोला जाता है डिस्टल एपिफाइसिस। क्या बोला जाता है? डिस्टल मतलब नीचे वाला, डिस्टल एपिफाइसिस, ऊपर वाला प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। और यहाँ पे फिर ग्रोथ प्लेट रहता है, ठीक है ना, इसको भी ग्रोथ प्लेट बोला जाता है, इतना दूर ग्रोथ प्लेट होता है। तो ये हुआ हमारे बोन का एक मोटा मोटी नॉर्मल एनाटॉमी बता दी है कि एपिफाइसिस क्या होता है, ग्रोथ प्लेट क्या होता है, डायाफाइसिस क्या होता है, और ये बीच में मैरो कैविटी होता है, ठीक है ना, मैरो कैविटी। मैरो कैविटी हो गया। ये वाला जो पार्ट है बोन का इसको स्पॉन्ज बोन बोला जाता है, क्योंकि स्पॉन्ज जैसा होता है, स्पॉन्ज बोन होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स रन करता है। और ये जो किनारे किनारे पे जो बोन है, ये जो कैविटी है इसके किनारे किनारे पे जो बोन है इसको कॉम्पैक्ट बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो किनारे पे है यहाँ पे इसको कॉम्पैक्ट बोन बोला जाता है। ये पूरा ऐसे किनारे किनारे पे जो होता है पूरा यहाँ से लेकर के पूरे हड्डी में ये कॉम्पैक्ट बोन होता है। और इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर में स्पॉन्जी बोन जो रेड कलर का दिख रहा है ये स्पॉन्जी बोन है, ठीक है ना, स्पॉन्ज टाइप का दिखता है, ये स्पॉन्जी बोन है। जैसे यहाँ पे ये स्पॉन्जी बोन है, ये किनारे किनारे पूरा ऐसे कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कार्टिलेज हमेशा रहता है, हाइलिन कार्टिलेज, ये पूरा हड्डी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ कार्टिलेज बच जाता है जो इसके ऊपर रहता है, ये इसको बोला जाता है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, ठीक है ना, क्योंकि ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे है इसीलिए इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोला जाता है। नीचे में भी आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, यहाँ पे नीचे में आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। इसमें जो सेल्स का नाम है जो पिछले लेक्चर में या इसमें आया है, ऑस्टियोब्लास्ट आया है। ऑस्टियोब्लास्ट एक बोन फॉर्मिंग सेल होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो एक कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट आया है और कार्टिलेज बनाया है, वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आया था जो बोन बनाया था, यहाँ भी ऑस्टियोब्लास्ट, इधर ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पे आया है ऑस्टियोब्लास्ट, और यहाँ से बोन का बनना शुरू हुआ है। ये उसका स्टेप है सारा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें। ये जीएनएम के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम पढ़ा दिए कि जिन जिन जो लोग इच्छुक हैं चीज़ों को समझने के लिए कि कैसे बनता है, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अगर वो लोग समझना चाहते हैं तो यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें होती है, ताकि उन लोगों को एक ओवरव्यू पता चल जाए कि हाँ ऐसे ऐसे बोन बनता है, ठीक है। तो ये बता दिए, इतना सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका जो एनाटॉमी है उस एनाटॉमी को ज़रूर याद रखिएगा। ये एटलीस्ट आप लोगों को एनाटॉमी तो बोन का, एक लॉन्ग बोन का एनाटॉमी तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो लॉन्ग बोन में जो पार्ट्स है वो सब याद कर लीजिएगा। मेरा बस यही कहना है कि अच्छे से इस चीज़ों को याद कीजिए, रटिए, समझिए, ठीक है ना। पहले इसको समझिए अच्छे से, उसके बाद में जो भी चीज़ है उसको रट लीजिए। तो ये सारा हमारा बोन फॉर्मेशन के बारे में, बोन ग्रोथ के बारे में रहा कि कैसे बोन डेवलप होता है, ग्रोथ होता है ना, और ये कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, डेट्स ऑल, रहने देते हैं। अगले लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।